बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, प्लीज़ अपने माइक्स बंद कर लें। अच्छा जी, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 का हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने जो है वो सुपर मैश या सुपर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके रेलेवेंट हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा सर्किट थ्योरम्स। ठीक है, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और इन थ्योरम्स का जो यूज़ है वो क्या है, वो दरअसल ये है कि हम लोगों ने जिस तरह चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि हम किरचॉफ लॉज यूज़ करते हैं किसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। तो बाजू का अगर सर्किट थोड़े से लार्ज हों तो जो हमारी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, कैलकुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर हम कुछ थ्योरम्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारे लिए सर्किट को एनालाइज करना निस्बतन आसान हो जाता है और जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं हमारी वो निस्बतन कम हो जाती हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस कि एक तो ये है कि हम इस चैप्टर की के लिए जो हमारी मोटिवेशन है वो क्या है, वो ये है कि हमने चैप्टर 3 में हम लोगों ने सर्किट्स को एनालाइज किया। वी एनालाइज्ड द सर्किट्स by using Kirchhoff लॉज। ठीक है, और इस तरह की जो मेथड्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड होती है। सच मेथड्स required large computations for complex circuits। तो अगर सर्किट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाए, समटाइम हमारे पास 3 इक्वेशंस बनती हैं, 4 बनती है, 5 भी बन सकती हैं, 6 भी बन सकती हैं, और फिर इतनी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना, ये बड़ा एक हेक्टिक काम है और कंप्यूटेशनली ये बहुत ज़्यादा इससे बर्डन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस इशू को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर कुछ थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट मी राइट दिस टू हैंडल द complexity Thevenin Thevenins and Norton theorems are used to simplify circuit analysis। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कैलकुलेशंस हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो तरह के थ्योरम्स हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 4 में एक थेवेनिन थ्योरम है और दूसरा कहलाता है नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स जो है हम पढ़ेंगे, और लेकिन ये दो थ्योरम्स डायरेक्टली हमारे लिए पढ़ना जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसके लिए कुछ इसके साथ जो है वो मज़ीद टॉपिक्स हैं, इनके अंडरस्टैंडिंग में भी वो हेल्प देते हैं,
और इनके साथ वो यूज होते हैं सर्किट एनालिसिस के अंदर, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो such theorems are applicable to linear circuits in addition. We will discuss the concept and the concepts of superposition, and source transformation. ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो थ्योरम होते हैं, ये दोनों थ्योरम, चाहे वो फॉर एग्जांपल थ्योरम थ्योरम हो या नॉर्टन थ्योरम हो, ये थ्योरम अप्लाई होते हैं लीनियर सर्किट्स पे। तो क्योंकि ये लीनियर सर्किट्स पे अप्लाई होते हैं, इसलिए लीनियर सर्किट्स के बारे में और सर्किट की लीनियरिटी के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। इसके अलावा इन थ्योरम्स के साथ साथ हम लोग सुपरपोजिशन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी थ्योरम और लाइक नॉर्टन थ्योरम, ये दो थ्योरम्स होंगे। इसके अलावा हम लीनियरिटी ऑफ द सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इन थ्योरम्स और इन मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस करने के पीछे जो मोटिवेशन है वो ये कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो किरचॉफ लॉ आमतौर पर यूज़ करने से बढ़ जाती है, उस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को किसी तरह कम किया जाए। ठीक है, तो हम पिछली अपनी नॉलेज को भी यूटिलाइज करेंगे और साथ साथ इन नए थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे। अब क्योंकि ये थ्योरम्स अप्लाई होते हैं लीनियर सर्किट्स पे, तो इसलिए सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ताकि हमें इसका थोड़ा सा आइडिया हो सके। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कोई भी सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट कब कहलाएगा, हम इसको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको फिर दोबारा एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। A linear circuit is one whose output is linearly related, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट। यानी एक ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट जो है वो लीनियरली रिलेट कर रहा हो, यानी उस सर्किट का जो आउटपुट है वो लीनियरली रिलेट कर रहा हो किससे, इनपुट से। तो ऐसा सर्किट जो है वो कहलाता है लीनियर सर्किट, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट और इनपुट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो यानी इसका मतलब ये है कि इनपुट अगर बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा, जितने टाइम्स इनपुट बढ़ेगा उतने टाइम्स आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ऐसा सर्किट जो है वो हमारे पास कहलाता है लीनियर सर्किट। ठीक है, इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक सर्किट है
और इस सर्किट को फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक इनपुट दे रहे हैं और लेट्स से यहाँ से एक आउटपुट है, से दिस इज सर्किट, और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हमें मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इनपुट को बढ़ा दें, कितने टाइम्स बढ़ा दें, लाइक के टाइम बढ़ा दें, और आउटपुट भी के टाइम्स ही बढ़ जाए, तो ऐसा सर्किट फिर कहलाएगा लीनियर सर्किट। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, इफ इनपुट इज इंक्रीज बाय के, ठीक है, वो के टाइम्स उसको बढ़ा दिया जाए, द आउटपुट will also be increased by a factor of k, यानी इनपुट जितने टाइम्स आप बढ़ा दें आउटपुट भी उतने टाइम्स बढ़ जाए। ठीक, स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग, like if we take an example of Ohm's law, like we know that according to Ohm's law, ओम्स लॉ बेसिकली रिलेट कर रहा होता है वोल्टेज को और करंट को, तो मैं इसको बल्कि लिख देता हूँ, ओम्स लॉ रिलेट्स द इनपुट, फॉर एग्जांपल इनपुट इज करंट, टू द आउटपुट, फॉर एग्जांपल दिस इज वोल्टेज। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल बात की जा रही है इस वक्त। तो फिर हमें ये पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है किसके, आई आर के। V बराबर होता है आई आर के। तो अगर सर्किट लीनियर सर्किट है और हम इस आई को k टाइम्स बढ़ा दें, अगर हम इसको k टाइम्स बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर करंट आई है, हम इसको डबल कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, 4 गुना बढ़ा दें, ठीक है, तो k टाइम्स, इसके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल हो रही है, इसको अगर हम k टाइम्स बढ़ा दें तो हमारा आउटपुट भी k टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐसा सर्किट कहलाएगा लीनियर सर्किट। ठीक है, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं लीनियर सर्किट। और याद रखें कि हमने यहाँ पर, रिमेंबर, इसको हमने अज्यूम किया ये हमारा आउटपुट है, यानी करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है सर, सॉरी, मैं इसको कहता हूँ दिस इज इनपुट एंड से दिस इज आउटपुट, और इनपुट को जितने टाइम्स आप बढ़ाएं उतने ही टाइम्स आउटपुट हमारा बढ़ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इनपुट को जितने टाइम्स बढ़ाएं आउटपुट भी उतना टाइम बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक तो ये कि ये लीनियर सर्किट के लिए ये होल्ड करता है, और इस प्रॉपर्टी को जिसमें इनपुट जितने टाइम बढ़े आउटपुट भी उतना टाइम बढ़ जाए, ये होमोजेनिटी कहलाता है। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें जो अच्छी तरह जहन में रखनी है, और वो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नोट की शक्ल में लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये इन रेजिस्टिव सर्किट with only one source, the voltage and the current, वोल्टेज की बात भी हो सकती है, करंट की बात भी हो सकती है, in any
resistor is proportional to that one source, और या सोर्सेज हो सकता है, वोल्टेजेस। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो एक हमारे पास लाइक एक सोर्स है, एक सिंगल सोर्स है, ठीक है, और उस जो सर्किट है जिसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, उसमें हमारे पास एक सोर्स है, तो फिर ऐसे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगी या जो करंट होगा किसी भी रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली यानी वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, सोर्स वोल्टेज के। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर हम सोर्स वोल्टेज को Vs से लिखें, एक सर्किट है उसमें एक सोर्स मौजूद है, उसके वोल्टेज को हम Vs से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये किसी भी रेजिस्टर पर हम खड़े हो जाएं और किसी भी रेजिस्टर पर हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें, वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस वोल्टेज को हम कहते हैं Vx, तो ये Vx जो होगा ये के टाइम्स होगा Vs के। यानी होगा क्या कि, बल्कि इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, पहले जिस तरह मैंने इस पॉइंट को लिखा है इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, कि किसी भी रेजिस्टर पर जो वोल्टेज होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, सोर्स वोल्टेज के। और हमें पता है कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम यूजुअली क्या करते हैं, इक्वल लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं Vs। ठीक, इसको एक्सप्लिसिटली हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर दो हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हो फॉर टू वोल्टेज सोर्सेस, एक की वोल्टेज को हम V1 कह रहे हैं और दूसरे की वोल्टेज को हम V2 कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर दो वोल्टेज सोर्सेज हों तो फिर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम इस तरह लिखते हैं कि किसी भी रेजिस्टर पर जो वोल्टेज होगी वो होगी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ सोर्स वन, यानी यही चीज देखें यहाँ आ रही है, प्लस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ सोर्स टू। ठीक है, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज इन लीनियर सर्किट्स we can compute the contribution of each input source independently। ठीक है, और ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि इस रिलेशन को हम कहते हैं होमोजेनिटी, तो इसे हम एक ख़ास नाम देते हैं और इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इसको आप यूँ कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक सर्किट है जिसके अंदर दो सोर्सेज लगे हुए हैं और उस सर्किट में हम एक रेजिस्टर के ऊपर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, और इस रेजिस्टर पर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं और उस वोल्टेज को हम Vx कह रहे हैं, तो जो वोल्टेज यहाँ होगी, जाहिर सी बात है दो सोर्सेज हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा इस रेजिस्टर के वोल्टेज में, तो लिहाजा फिर ये वोल्टेज होगी K1 V1 पहली सोर्स और
K2 V2 दूसरी सोर्स। तो दरअसल हम ये जो एक्सप्रेशन है हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इस रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज में सोर्स 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है और सोर्स 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4.1 पहली ही एग्जाम्पल है ये चैप्टर 4 की। फॉर द सर्किट in figure find I naught when Vs is equals to 12 volt and Vs इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट। ठीक है, दो सोर्स की वोल्टेजेस हमें गिवन है, यानी है एक ही सोर्स। कह रहे हैं कि सोर्स वोल्टेज जब 12 वोल्ट है तो बताएं कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, और जब सोर्स वोल्ट जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट से, तो हमें बताना है कि ऐसी सूरत में जो आई नॉट की वैल्यू है वो क्या होगी। तो हमें आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हमें करना ये है कि हमें सोर्स वोल्टेज जो है वो दो तरह की गिवन है, दोनों के लिए हमें इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसके साथ हमें एक सर्किट डायग्राम भी गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में हमें मल्टीपल रेजिस्टर्स गिवन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स भी हमें गिवन है। दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी हमें गिवन है। समथिंग लाइक दिस। और ये हमारी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, यहाँ 3Vx वोल्टेज आ रही है, ये 4 ओम का एक रजिस्टर है, और यहाँ पर करंट आ रहा है आई नॉट, और इसके अलावा ये 8 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ जो वोल्टेज है इसको Vx कहा गया है, और ये 6 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, एंड ये 4 ओम का एक रजिस्टर है। तो हमें बेसिकली करना है कि हमें आई नॉट कैलकुलेट करना है। आई नॉट आपको नज़र आ रहा है, आई नॉट ये वाला करंट है, और इस करंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस सर्किट के अंदर दो लूप्स बन रहे हैं, या दो मैशेस बन रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये एक मैश बन रहा है, और आमतौर पर होता क्या है कि जो भी मैश होता है या लूप होता है उसको हम एक करंट असाइन कर देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं I1। और फिर एक ये मैश या लूप बन रहा है। ठीक है, और इस मैश के करंट को हम I2 करंट असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब पोलैरिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, लूप्स के अक्रॉस चलेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो इसी तरह अगर यहाँ की बात करें, लूप के अक्रॉस चलेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये positive, ये negative again, and for this loop this would be positive and this would be negative.
अब क्योंकि दो लूप्स बन रहे हैं, तो जो हमारे पास लूप बनते हैं तो हम आमतौर पर केवीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं लूप्स पर। और अगर नोड्स होती है तो नोड एनालिसिस के लिए फिर हम केसीएल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दो लूप्स बन रहे हैं लिहाजा हम अप्लाई कर रहे हैं केवीएल। सो अप्लाई केवीएल टू लूप्स। ठीक है, अब दो लूप है, तो अगर हम लूप वन की बात करें फॉर एग्जांपल, अब हमारी इतनी इंट्यूशन डेवलप हो गई है, तो लूप वन की अगर हम बात करें तो केवीएल क्या कहते हैं कि तमाम वोल्टेजेस का जो सम होता है वो हमारे पास जीरो होता है किसी भी लूप के अंदर। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो भाई इस पूरे लूप के अंदर जो करंट है वो I1 है। तो आप ज़रा यहाँ देखिए, ये 2 ओम का रजिस्टर है और 2 ओम का जो रजिस्टर है इसमें हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो I1 होगी। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रही होगी, वोल्टेज क्या होती है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट I1 है और वोल्टेज 2 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू I1 प्लस, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस जगह पर। इस जगह पर 4 ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन दो करंट है I1 भी और I2 भी, क्योंकि ये रजिस्टर दो लूप्स में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि इस लूप की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम करेंगे ये कि इसके करंट में से उसके करंट को माइनस कर देंगे। तो 4 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, और हमारे पास ये एक सोर्स वोल्टेज आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम लूप में, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही होगी। तो Vs भी हमें ऐड करना होगा एंड प्लस इसकी अगर हम बात करें 6 ओम का रेजिस्टर और करंट I1 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6I1 और ये तमाम वोल्टेजेस हैं इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक दो स्टेप फर्दर सॉल्व करें इसको, तो हम लिख सकते हैं 2I1, ये हो जाएगा 4I1 4I2 प्लस Vs प्लस 6I1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आती है 12I1 माइनस 4I2 प्लस Vs is equals to 0 and say this is equation number 1 and remember ये हमने अप्लाई किया। सर 12 नहीं लिखा आपने? मैंने 12 में लिखा, 12 लिखा नहीं गया, ठीक है सही है। मैश 1 पर हमने ये अप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह केवीएल अगर हम अप्लाई करते हैं मैश 2 पर, अगर हम मैश 2 पर अप्लाई करें केवीएल, तो आप देखिए मैश 2 में I2 इस रजिस्टर में करंट है, यानी मैं इसको लिख देता हूँ 8 इंटू I2, यहाँ वोल्टेज आ गई। फिर अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये 4 ओम का रजिस्टर और करंट I2 है, तो प्लस 4 करंट I2 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो क्योंकि हम लूप के अक्रॉस चलते हैं, और अगर हम लूप के अक्रॉस चलें तो हम इस तरह जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज हमारे पास जो कि नेगेटिव होगी, लिहाजा ये आएगी -3Vx। और अगर हम यहाँ आए तो ये वोल्टेज भी हमारे पास नेगेटिव होगी, बिकॉज हम इस तरह मूव कर रहे हैं लाइक दिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज भी माइनस में होगी। और फिर अगर हम यहाँ आ जाएँ तो 4 ओम के रजिस्टर में दो करंट्स हैं, तो हम 4 और इस लूप की बात कर रहे हैं, लिहाजा I2 में से माइनस होगा I1 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज 8I2 प्लस 4I2 सॉरी माइनस 3Vx माइनस Vs प्लस 4I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 4I1 प्लस 16I2 माइनस 3Vx
माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 0, और फॉर एग्जांपल इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखने वाली है, वो ये है कि हम इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए पहली इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें वी एस आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो उसमें वी एस और वी एक्स दोनों आ रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है ये वी एक्स है, और एज पर लूप अगर हम देखें तो हमें पता है कि इस रेजिस्टर में जो करंट है वो I1 है, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो है 2। लिहाजा अगर हम रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज बन जाती है, और इस वोल्टेज को नाम दिया गया है Vx। लिहाजा Vx बराबर है 2I के, क्योंकि यहाँ रेजिस्टर 2 है और 2 ओम का रेजिस्टर है, और इसमें जो करंट है वो हमें इस मैच से नज़र आ रही है I1 है। तो Vx की जगह हम 2I रख सकते हैं एज पर द डायग्राम। लिहाजा इफ वी पुट Vx इज इक्वल्स टू 2I1 इन इक्वेशन 2, तो फिर ऐसी सूरत में मैं इसको लिख देता हूँ वी आर पुटिंग, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन बनेगी -4I1 प्लस 16I2 माइनस 3 इंटू 2I1 माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये -10I1 प्लस 16I2 माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन के अंदर भी अगर आप गौर करें तो इसमें वी एस आ रहा है, वी एक्स नहीं आ रहा। I1 और I2 आ रहे हैं, जबकि हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 उसमें भी I1 I2 और वी एस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और अगर आप गौर करें यहाँ वी एस प्लस में आ रहा है इक्वेशन 1 में, और इसमें वी एस माइनस में आ रहा है। लिहाजा अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास जो वी एस की टर्म है वो यहाँ पर गायब हो जाएगी। सो इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 12I1 माइनस 4I2 प्लस वी एस। सो इट्स 12I1 माइनस 4I2 प्लस वी एस इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन है -10I1 प्लस 16I2 माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 0, और अगर हम इनको ऐड करें तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, और अपेरेंटली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2I1, ठीक है। यहाँ पर 16 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12I2 इज इक्वल्स टू 0। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I1 कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी, 2 भी वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगी -6I2, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस सर I1 की वैल्यू को जी कहें। सर ये आप V5 कैसे कैंसिल कर दिया? तो नीचे प्लस हो जाएगा, 2V5 हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का बेटा, तो सर नीचे ऐड होगा ना ये? तो ऐड का मतलब साहब क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको और इसको ऐड करें, साहब सर आपने साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं किया। बेटा हम कर ये रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है आपके सामने, देखिए ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के। सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हम, तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का था, ओके सर, ओके ओके। ठीक है। सर ऐड कर रहे हैं जी जी। सर ये आपने इक्वेशन में 12 लिख दिया I1, तो ये 2 नहीं था? सॉरी, ये आपने इक्वेशन 1 में 12 लिख दिया I1। हाँ वो 12 भी था, अच्छा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिए, वो 12 भी है, राइट। सो ये जो हमारे पास I1 की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर हम इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 12I1, I1 की जगह -6I2
माइनस 4i2 प्लस Vs इज इक्वल टू 0 एंड रिमेंबर दिस इज, ये हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये -72i2 माइनस 4i2 प्लस Vs इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और या अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये -76 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से i2 की सिर्फ वैल्यू निकाल लूँ तो ये आएगी Vs जाहिर सी बात है वहाँ चला जाएगा, और जब ये Vs वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपेरेंटली Vs अपॉन 76, ये हमारे पास i2 की एक इक्वेशन आ गई। और फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब अगर हम इंटरेस्टिंगली हमें अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें कहा गया था कि हमें ये बताना है कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी जब Vs 12 हो और Vs 24 हो। दो बार हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आई नॉट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो I2 है, इस I2 को अपने सर्किट में देखते हैं। तो एज पर आर सर्किट I2 इस लूप का करंट है। लूप का मतलब है कि भाई इसमें 8 ओम के रेजिस्टर में भी करंट I2 है, यहाँ भी करंट I2 है। और आप गौर करें तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें कहा गया था कि इस रेजिस्टर में जो करंट है वो आई नॉट है, और हमने जब इस पर लूप असाइन किया इसको, तो लूप के हिसाब से इस करंट को जो कि आई नॉट था हमने क्या नाम दे दिया, I2 का नाम दे दिया। तो दरअसल जो I2 है वो क्या है, वो आई नॉट ही है। क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर हर एलिमेंट में जो करंट है वो I2 है, तो लिहाजा यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर जो करंट है वो हमने उसको I2 का नाम दिया है, जबकि एज पर क्वेश्चन इसको कहा गया था आई नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I2 हमें नज़र आ रहा है, इस I2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि I2 दरअसल आई नॉट है, एंड दिस इज इक्वल्स टू Vs डिवाइडेड बाय 76, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इससे हम कह देते हैं 6, और अब हमें Vs की दो वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में। तो Vs की पहली वैल्यू हमें गिवन थी 12 वोल्ट। अगर हम इसे पुट करें इन इक्वेशन नंबर 6 में तो हमारे पास आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट 12 अपॉन 76 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह Vs की वैल्यू हमें जो है वो 24 वोल्ट्स गिवन थी। तो अगर हम इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 6 में तो हमारे पास आई नॉट आ जाएगा। इसी इक्वेशन से Vs की जगह अब 24 डिवाइडेड बाय 76, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई खैर कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये एम्पियर्स में आएगा, एम्पियर, ठीक। तो आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर, खैर ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगली जो हमारी एग्जांपल है उसके अंदर हमें कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना है। ये एक सिंपलर हमारी एग्जांपल थी, जिससे हमने स्टार्ट किया। हमने सिंपल इसके ऊपर दो लूप्स थे, KVL अप्लाई किया, और KVL अप्लाई करने के बाद हमने जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको, जितनी भी टर्म्स बीच में आ रही थी वो टर्म्स हमने सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास आई नॉट आ गया। आई होप ये एग्जांपल सबको क्लियर होगी। जो हमारी सब्सिक्वेंट फर्दर एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह उसके अंदर हम फर्दर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो वहाँ फर्दर हमारी जो इंट्यूशन है वो डेवलप हो जाएगी। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एग्जांपल बाय एग्जांपल हम अपने आप को इस काबिल कर लें कि हम थ्योरम थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम जो है उनको अप्लाई कर सकें इन सर्किट एनालिसिस। तो मैंने सिंपलर एग्जांपल से स्टार्ट किया। इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे और इन थ्योरम्स को भी यूटिलाइज करेंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। सर इसमें सुपर मैश अप्लाई कर सकते थे? सॉरी,
सुपर मैश अप्लाई कर सकते थे इसमें? देखिए, आप अगर याद करें तो सुपर मैश के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। आई होप वो कंडीशन आपके जहन में होगी। उसमें कंडीशन में क्या था कि अगर आप सुपर मैश अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में करंट सोर्स दो मैशेस के दरमियान होनी चाहिए, करंट सोर्स। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ कोई करंट सोर्स नज़र आ रही है दो मैशेस के दरमियान? नॉट अ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ओके सर, ओके। ठीक है, तो करंट सोर्स अगर होती तो डेफिनेटली हम सुपर मैश का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे और उससे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर इक्वेशन 3 पे लेके जाएगा, इक्वेशन 3 जब आपने फाइंड की थी। जी जी। सर उसमें आपने वीएस की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 2 में, वीएस की, तो सर आप डायरेक्ट वी2 जब निकाल लेते तो जब भी कर दे, मतलब इसका अलग तरीका, अलग से क्यों डाली? सॉरी समझा नहीं मैं। सर जैसे आपने वीएस की वैल्यू इक्वेशन 2 पहले फाइंड की, फिर उसके बाद पुट करी, जी जी। तो हाँ, आप इसकी रीज़न ये, डायरेक्ट करके कर दे। हाँ हम देखें ना, आप देखें इक्वेशन 2 हमने जो ऑब्टेन किए वो इस मैश से किए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज को, यहाँ जो वोल्टेज आ रही है, यहाँ जो वोल्टेज आ रही है, तो आप यहाँ देखें क्या वोल्टेज आ रही है हमारे पास, 3Vx आ रही है, तो हमें मजबूरन यहाँ 3Vx रखना पड़ा ना। यहाँ देखिए मैंने 3Vx रखा है ना, मजबूरन यहाँ रखा है। लेकिन फिर हमने, जब मैंने ये इक्वेशन लिख दी तो मैंने बताया कि जो Vx है वो 2i के बराबर है, इसलिए हम Vx की जगह 2i रख सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ रखना पड़ा। मैं डायरेक्ट यहाँ 2i रख देता तो अब आप सर्किट को देखते हो आप परेशान हो जाते कि यहाँ तो 3Vx लिखा हुआ है और सर ने Vx की जगह 2i ले लिया, ये कहाँ से ले लिया? तो इसलिए मैंने फिर इसको एक स्टेप में फर्दर तोड़ दिया। अगर आप माशाल्लाह इतना आपकी इंट्यूशन डेवलप है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इट डजंट मैटर। ओके सर, वो आपने लूप्स की वजह से अलग करके रखा। जी जी जी, ठीक है, तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द अटेंडेंस। सैयद आगा मोहम्मद, प्रेजेंट सर। ओके, वगीरा अहमद, प्रेजेंट सर। ओके। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ये सबको बता दूं क्लियरली कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो ऑन कैमरा होगा, तो तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियरली अभी बताया जा रहा है ताकि आप अभी से उसके अरेंजमेंट्स कर लें। और ऑन कैमरा आपका एग्ज़ाम होगा, जितना भी आपको 2-3 घंटे का 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। बाद में अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होता और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एतराज़ आ जाता है या पेपर रुक जाता है तो फिर ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कैमरा के लिए मैं फिर बता दूं कि आपको कोई महंगा कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कैमरे वाला मोबाइल है या आपकी फैमिली में किसी के पास कैमरे वाला मोबाइल है, दैट्स मोर देन इनफ। बस उसमें थोड़ा सा डेटा आप करवा लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ताकि अगर लाइट भी चली जाती है तो आपका पेपर इंटरप्ट ना हो। आम तौर पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो दोबारा नहीं होते, री एग्ज़ाम की कोई पॉलिसी नहीं होती। और जाहिर सी बात है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, आपका आधा सेमेस्टर है, उसकी मेहनत है, तो बाद में आप एक्सक्यूजेस करते फिरें, आप कहें जी लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया, कैमरा अरेंज नहीं हुआ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस जस्ट आपने आपके पास मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के पास अगर कैमरे वाला मोबाइल है तो आप जो आपके मिड टर्म डेज होंगे बस उसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करके वो मोबाइल ले लें और उसमें डेटा पैकेज वगैरह करवा लें, चार्ज करके रखें, ये अब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। ओके, सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, प्रेजेंट सर। जुनेद
हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा रिजवान, हुज़ैफा बिन शौकत। जी सर प्रेजेंट। सर तलहा रिजवान प्रेजेंट। ठीक है, हुज़ैफा बिन शौकत, हुज़ैफा बिन शौकत नहीं है। अब्दुल्ला सुहाग, सर मेरा नाम आपने नहीं लिया। अरशद अली। जी जी सर। ठीक है, ठीक। अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। जाजेब अली खान, यस सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद मौजम, यस सर। ठीक है, मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। तलहा तारिक अगर हैं तो चैट रूम में लिख दें। तलहा तारिक, सैयद यूशा काजी, यस सर। ओके, सैयद अनस अहमद, प्रेजेंट। जवाद खान, जवाद खान, प्रेजेंट। सैयद मौसब अली, प्रेजेंट सर। अमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, ऐशवन नेथन, प्रेजेंट सर। तलहा उस्मानी, प्रेजेंट सर। लारेब रशीद, जी सर। ओके, शहरियार शाहिद, मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। अच्छा यूसुफ प्रेजेंट हैं, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ है ये 1 2 5। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ ने चैट रूम में लिखा है। मोहम्मद यूसुफ भाई आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और आपकी बहुत सारी एब्सेंटीज हो चुकी हैं। आई डोंट नो, आप शायद ड्रॉप होने वाले होंगे, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एक आध क्लास में शायद आप ड्रॉप हो जाएंगे अगर फर्दर नहीं होंगे तो। और मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। ठीक है। समीर सुलेमान, समीर सुलेमान नहीं है, ठीक है। मोहम्मद उस्मान पराचा, प्रेजेंट सर। ठीक है। और कौन है ये 1 2 1 9 8, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली की हो गई है, समीर सलमान की भी हो गई है, ठीक है। और कोई रह तो नहीं गया बेटा? ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में सर आपसे ये मुलाकात मिड होती है। टर्म, सर समीर सुलेमान सर रह ये गया। जी जी, कहें, कुछ कह रहे हैं? सर ये मिड टर्म आप उस पे एमसीक्यूज बेस पे लेंगे या थ्योरी बेस? नहीं नहीं बेटा, ये तो उसमें कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, ज़्यादातर थ्योरी होगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हमारा सर थ्योरेटिकल है, तो इसमें आप सारे सर्किट्स को एमसीक्यूज में तो सॉल्व नहीं कर सकते ना बेटा। सर वैसे ही जैसे आपने ईपी का असाइनमेंट लिया था और क्विज 1 लिया था वैसे ही होगा ऑन टाइम? हाँ, उसमें होता ये कि एलएमएस के ऊपर मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा और आपको जो 3 घंटे हो गए होंगे शायद, इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटा आपको शायद एक्स्ट्रा दिया जाएगा सबमिशन वगैरह के लिए। तो आपने वो 3 घंटे के लिए पेपर अवेलेबल होगा, एलएमएस ओपन होगा, उन 3 घंटों में आपने 2 घंटे में पेपर करके फिर उसको फ़ौरन उसकी स्नैप्स लेनी है, उसको अरेंज करना है, फिर उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना है, 1 घंटा उसके लिए आपके पास होगा, ठीक है। तो मिड टर्म 2 घंटे का होता है, 1 घंटा आपको तकरीबन दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम फॉर द सबमिशन। उस टाइम में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो बस डेफिनेटली फिर आपका पेपर गया। सर टोटल कितने मतलब क्वेश्चन होते हैं ये तकरीबन? बेटा कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, ये जाहिर सी बात है, मैंने भी पेपर नहीं बनाया, बनाऊंगा तो फिर पता चलेगा, ठीक है। ओके सर टॉपिक्स और कुछ हो गए? टॉपिक्स मिड से पहले पहले जो कवर होगा वो सारे टॉपिक्स होंगे, ये रूल है। तो मिड से पहले पहले हमने जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ आएगा उसमें। तो हमारे सिर्फ 1 2 टॉपिक्स और रह गए हैं पढ़ने, बाकी
तकरीबन हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है सर जी करें। सर आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी? नाम क्या नाम होता है? समीर सुलेमान। लगा दी मैंने, लगा दी। सही। ठीक है चलो।